हिंदी व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अलंकार, उसमें हमने शब्द अलंकार पढ़ लिए थे, अर्थ अलंकार हम पढ़ रहे थे, जिसका एक भेद हमने पढ़ लिया था, उपमा अलंकार। अब अर्थ अलंकार का ही अगला जो भेद है वो है रूपक अलंकार। उसकी जानकारी हम आपको यहाँ पर प्राप्त करेंगे। तो रूपक अलंकार की क्या परिभाषा है, देखिए यहाँ जो बोर्ड है उस पर जो भी मैं कुछ बोलूंगा वो बोर्ड पे आएगा, तो उसको भी ध्यानपूर्वक देखना। जहां उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित का मतलब होता है आरोपित, इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमेय और उपमान में अभेद संबंध स्थापित हो जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। अर्थात एक ही वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है, यही रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है। इसमें अर्थ करते समय उपमेय और उपमान के बीच रूपी शब्द लगा देते हैं, यही पहचान होगी कि ये रूपक अलंकार है। उदाहरण बोलता हूं, देखिए जैसे चरण सरोज पखारण लागा, इसमें चरण और सरोज ये यहां रूपक अलंकार, यहां उपमेय और उपमान है। चरण सरोज, इसका अर्थ करेंगे चरण रूपी सरोज, यानी उपमेय को उपमान का रूप दे दिया गया है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार है। अगला देखो, चरण कमल बंधो हरिराई, यहां चरण कमल अर्थ करेंगे चरण रूपी कमल, रूपी लगा दिया, रूपक अलंकार। ठीक है। इसके बाद अर्थ अलंकार का अगला भेद आता है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जहां उपमान के द्वारा उपमेय को इस प्रकार उपमित किया जाए कि उपमेय में उपमान के न होने पर भी होने की संभावना व्यक्त हो जाती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, अर्थात जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान बड़ी आसान होती है। एक तो उपमेय और उपमान के बीच मानो, जानो, मनो आदि शब्द पाए जाते हैं पंक्तियों में। ये शब्द आते हैं पंक्तियों में, कौन कौन से? मानो, जानो, मनो आदि। उससे पहचान हो जाती है कि यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार। और अर्थ करते समय उपमेय और उपमान के बीच हमें ये शब्द लगाने भी पड़ते हैं, कई बार नहीं भी होते हैं तो अर्थ करते समय लगाने पड़ते हैं, तब हमें इसकी पहचान हो जाती है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण देखिए, जैसे मुख मानो चंद्रमा है, मानो शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है। और मैं आपको बताता हूं उदाहरण, देखिए सोवत ओडे पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। यहां पर मनो शब्द आया है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक और उदाहरण बोल देता हूं, कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो यहां पर मानो शब्द आया है, यानी उत्प्रेक्षा अलंकार। तो बच्चों, ये थे अलंकार के दो भेद। कौन से अलंकार के? अर्थ अलंकार के। इससे पहले मैंने आपको एक भेद बता दिया, उपमा, उसके बाद में हो गया रूपक, उसके बाद में हो गया उत्प्रेक्षा। नंबर 4 वाला जो भेद है अर्थ अलंकार का, उसका नाम है विभावना अलंकार। इसकी जानकारी भी हमें लेना जरूरी है, ताकि हम अलंकारों की पहचान पंक्तियों में कर सकें और पद्यांश की व्याख्या करते समय हमें अलंकारों की पहचान अच्छी तरह से हो सके, इसकी जानकारी लेना भी आवश्यक है। इसकी परिभाषा क्या है? जहां पर कारण न होने पर भी कार्य हो जाए,
वहां विभावना अलंकार होता है। विभावना का अर्थ होता है विशिष्ट कल्पना या भावना। विभावना का क्या अर्थ होता है? विशिष्ट कल्पना या भावना। इस प्रकार जहां कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है वहां विभावना अलंकार होता है। इसकी पहचान के लिए पंक्ति में बिनु, बिन, रहित आदि शब्द लगाए जाते हैं जिनसे इनकी पहचान आसान हो जाती है। जैसे मैं एक उदाहरण बोलता हूं पंक्ति का, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। इसमें देखो बिनु पद चले, बिनु शब्द आ गया, सुने बिनु काना, बिनु आ गया, कर बिनु करे करम विधि नाना। तो बिनु शब्द आ गया, पहचान हो गई कि ये विभावना अलंकार। जहां बिना किसी कारण के कार्य की उत्पत्ति हो जाती है वहां विभावना अलंकार होता है। एक और उदाहरण बोलता हूं, आनन रहित, आनन का मतलब होता है सिर, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। बिना बानी के बोलने वाला, बिनु बानी बक्तावड़ जोगी। देखो बिनु शब्द आया है, रहित शब्द आया है, यहां पर विभावना अलंकार। तो ये था अर्थ अलंकार का चौथा भाग। और अब है पांचवा भाग जिसका नाम है असंगति अलंकार। इसकी परिभाषा देखिए, जब कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई देती है वहां पर असंगति अलंकार। जब कारण, कार्य, स्थान, काल आदि की नियम विरुद्ध स्थिति दिखाई देती है वहां पर असंगति अलंकार होता है। इसमें साथ रहने वाली वस्तुओं को अलग अलग स्थान पर कर दिया जाता है। इस प्रकार जहां कारण कहीं अनंत तथा कार्य की निष्पत्ति कहीं अन्य होती है या होती दिखाई देती है वहां असंगति अलंकार होता है। जैसे पलनी पीक अंजन अधर दरे महावर भाल, आजू मिले सो भलो, भली करी भले बने हो लाल। इसमें क्या, इसका अर्थ देखिए, अर्थ करने पर आपको पता चलेगा। इसमें पलकों पर पान की पीक, पलकों पर कभी पान की पीक आती है क्या? नहीं आती। पलक से पान थोड़ी खाए जाते हैं। तो असंगति हो गई, स्थान ही बदल गया है। अधरों पर अंजन, अधर कहते हैं होठ, होठों पर अंजन यानी काजल, होठों पर काजल आ सकता है क्या? नहीं। भाल पर महावर नहीं हो सकता। इस तरह से ये स्थितियां बदल गई हैं। क्या स्थितियां? असंगति हो गई है, संगति नहीं है कि पलकों से पान खाया जा सकता है कि पलकों के ऊपर पान की पीक कैसे आई, अधरों के ऊपर काजल कैसे आया, असंगति हो गई। इसलिए यहाँ पर असंगति अलंकार होता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में ये आज के आपको 4 टॉपिक मैंने बताए हैं अर्थ अलंकार के। इसके बाद 4 ही टॉपिक और हैं जो अगली क्लास में मैं बताऊंगा। ये कुल मिलाकर के 9 टॉपिक हैं जो मैंने आपको पहले अलंकार की क्लास में बता दिया था कि अर्थ अलंकार के कौन कौन से भाग होते हैं। इनकी लघु जानकारी होना जरूरी है, इसलिए मैं लघु जानकारी आपको दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अलंकारों की पहचान हो सके, और इतनी जानकारी तो हमें होना जरूरी है। तो अब आप क्या करेंगे कि जितना भी मैंने पढ़ाया है वो आप अपनी नोटबुक में उतार लेंगे। अगली क्लास में बाकी के भेद बता देंगे। उसके बाद में हम व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगली क्लास में अलंकार, उसके बाद आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।